कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए आज नए अध्याय 6 रेखाएं एवं कोण। रेखाएं और कोण की अब चर्चा करते हैं। इस अध्याय की महत्वपूर्ण अवधारणाओं को समझने से पहले हम कुछ विशेष जानकारियों पर चर्चा करेंगे जो इस अध्याय की प्रश्न को हल करने से पूर्व हमें होनी चाहिए। आज पूरी दुनिया में ज्यामिति जो पढ़ाई जाती है वह यूक्लिड ज्यामिति पढ़ाई जाती है, जो इससे पूर्व के अध्याय में आपने सीखी भी थी। तो इस अध्याय से पहले फिर से हम उन महत्वपूर्ण तथ्यों की चर्चा करें जो हमें पता होने चाहिए। तो पहला पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए इस अध्याय के लिए, बिंदु। पहला पॉइंट है बिंदु। बिंदु हम किसे कह रहे थे? बिंदु जिसका कोई भाग नहीं होता है, अर्थात जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कुछ भी नहीं होती है, उसे हम बिंदु कहते हैं। और इसको एक पॉइंट के रूप में पेन की नोक से या पेंसिल की नोक से हम प्रदर्शित करते हैं। जैसे कहीं पर भी हमें बिंदु दिखाना हो तो इस प्रकार से हम हल्का सा पेन की नोक से उसको प्रदर्शित करते हैं। अब चूंकि यह देखने में इसकी लंबाई और चौड़ाई भी नाप सकते हैं, इसलिए बिंदु आपका जब भी आप रचना करते हैं या चित्र बनाते हैं, इन चीज़ों का आपने ध्यान भी रखना है कि बिंदु, रेखा या रेखाखंड की परिभाषाएं क्या हैं। तो आपके चित्र स्वच्छ तब होंगे जब इन चीज़ों का आपको ध्यान होगा। तो बिंदु आपका ऐसा होना चाहिए जिसका कोई भी भाग ना हो। हालांकि ऐसा संभव नहीं है, लेकिन कल्पना की जाती है कि बिंदु का कोई भी भाग नहीं होता है। दूसरा बिंदु है, यानी दूसरा तथ्य जो आपको पता होना चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए कि रेखा किसे कहते हैं। यूक्लिड ज्योमेट्री में भी आप इसको पढ़ रहे थे। रेखा यानी चौड़ाई रहित एक लंबाई जो अपरिमित हो, जिसको हम माप न सकें, तो उसे हम रेखा कहते हैं। स्केल से हम इसको खींचते हैं, बिंदुओं को सपाट रूप से मिलाने पर प्राप्त होती है और चौड़ाई रहित होनी चाहिए और अपरिमित होती है, अर्थात इसको हम माप नहीं सकते हैं। तो इसका मतलब इसका छोर कहाँ से शुरू होता है और कहाँ बंद खत्म होता है, यह हमें पता नहीं होता है। तो हम दूसरे शब्दों में ये कहें कि रेखा के कोई भी अंत्य बिंदु नहीं होते हैं, न शुरुआती बिंदु होता है न ही समाप्ति का बिंदु होता है। तीसरा है किरण। सामान्य जीवन में जिस प्रकार आप जानते हैं कि किरणें आपको प्राप्त हो रही हैं सूरज से, एक विद्युत बल्ब से, टॉर्च से, अपने मोबाइल के फ्लैश लाइट से, तो जो भी निकलता है उन्हें हम किरणें कहते हैं रेखा रूप में। तो इसका मतलब किरण कहाँ से आ रही है हमें पता है। तो किरण वह है जिसका हमें एक अंत्य बिंदु पता है। रेखा के ही रूप में किरण होगी, लेकिन उसका एक अंत्य बिंदु हमें पता होगा। सूरज से निकलने वाली किरणें कहाँ से आ रही हैं यह हमें पता है कि सूरज से आ रही हैं, तो एक अंत्य बिंदु उसका हमें पता है। लेकिन कहाँ तक जाएंगी, कहीं तक भी जा सकती हैं, तो इसलिए उनका दूसरा बिंदु नहीं पता होता है, तो उसके लिए हम तीर का चिन्ह लगा लेते हैं। अब चौथा है रेखाखंड। ये छोटी छोटी जानकारियाँ अच्छी तरह क्लियर होनी चाहिए, तब आपको प्रश्न करने में आसानी भी होगी। अब रेखाखंड, जैसे कि शब्द से ही पता चल रहा है, रेखाखंड यानी रेखा का खंड। किसी भी रेखा का एक भाग, अगर रेखा के एक भाग की बात की जा रही है तो इसका मतलब उसको हम माप सकते हैं। तो रेखा का ऐसा एक भाग जिसके दो अंत्य बिंदु होंगे और उसकी लंबाई निश्चित होगी। देखो इसमें कहीं भी तीर का निशान नहीं लगा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? एक रेखाखंड कहेंगे। रेखाखंड के बाद जो अगला पॉइंट है जो आपको बताना है, आपको पता होना चाहिए, वह है कोण। हालांकि आप पिछली कक्षाओं में
इससे परिचित हो चुके हैं, फिर भी हम पुनरावृत्ति के रूप में आपको सभी तथ्यों को पुनः बता रहे हैं। कोण किसे कहते हैं? तो जब भी दो किरणें मुड़ती हैं या दो रेखाखंड, दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो किस प्रकार की आकृति बनती है? जैसे एक यह किरण है, माना ये किरण है OA, अगर मैं इस किरण को पकड़ के मोड़ दूं और इसको इस पोजीशन में ला दूं OA, और इसको मैं मोड़ के A को यहाँ पर पहुँचा दिया मैंने, और माना इस बिंदु का मैंने नाम बदल दिया, इसका नाम रख दिया B, तो जो ये आकृति बनी दो किरणों के बीच में, ये जो झुकाव है, इसे हम कहते हैं कोण। तो इस प्रकार की आकृति आपको तब भी प्राप्त हो सकती है जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। ये दो रेखाएं हैं, इन दोनों ने एक दूसरे को किसी बिंदु P पर, इस बिंदु का नाम मैंने रख दिया P, प्रतिच्छेद किया। तो ऐसी बहुत सारी आकृतियां बन गई अब। तो इस प्रत्येक आकृति को ये है, एक ये बन गई है, एक ये बन गई है, और एक ये, तो इनको हम क्या कहेंगे? कोण कहेंगे। तो ऐसा ही रेखाखंडों के बीच भी प्रतिच्छेद करने में हमें कोण प्राप्त होंगे। अब कोणों में आपको पता है कि हम कोण की माप चांदे से करते हैं, और ठीक 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। 90 अंश से कम, 0 से अधिक के कोण को न्यून कोण, और 90 अंश से अधिक, 180 अंश से कम के कोण को अधिक कोण कहते हैं। लेकिन एक सीधे कोण को, माना एक किरण ये है और इसको मैंने घुमाया, एक किरण OA है और इसको मैंने घुमाया, ठीक इसके पीछे कर दिया, मतलब A सिरा पकड़ा मैंने और घुमाते हुए ठीक यहाँ पहुँचा दिया, इसका नाम मैंने A' रख दिया। तो A को मैंने घुमा के A' पहुँचा दिया, ठीक पीछे पहुँचा दिया। तो ये जो कोण बना पूरा, अब प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच में, यह एक सीधा कोण है, इसलिए इसको कहते हैं ऋजु कोण, और इसकी माप होती है 180 अंश। आपके चांदे में भी अधिकतम यही कोण होता है, और इसका नाम कहते हैं ऋजु कोण। ऋजु माने सीधा, ऋजु कोण। और एक और कोण जो आपको पता होना चाहिए, किसी भी बिंदु पर अगर मैं किरण को पूरा एक चक्कर घुमा देता हूँ, जैसे ये O है और ये OP एक किरण है, तो इसको मैं पूरा एक चक्कर घुमा देता हूँ, ऐसे घुमा के फिर वापस P पर ले आता हूँ, तो कोण कैसे बनेगा? ये बनेगा पूरा कोण, पहली स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच में। अब आप सोचिए इसमें कितने ऋजु कोण बनेंगे। अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो एक ऊपर बना और एक नीचे बना, स्पष्ट समझ में आ रहा है? तो ये पूरा कोण बन गया एक बिंदु पर, इसका नाम कहते हैं संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण, और यह होगा ठीक 180 का दुगना, अर्थात इसका मान होगा 360। तो किसी भी बिंदु पर संपूर्ण कोण 360 अंश का बनेगा, और किसी भी किरण को ठीक घुमाकर उसके पीछे कर देंगे तो ऋजु कोण बनेगा 180 अंश का। अब इस अध्याय के लिए सबसे प्रमुख चीज वह है कोण युग्म। कोण युग्म मतलब कोण का जोड़ा। इस अध्याय में हम बहुत बार यही पढ़ रहे होंगे, दो कोण का जोड़ा, उनके बारे में। तो कोण युग्म के कितने प्रकार होते हैं वो अब देखते हैं कि कोण युग्म क्या होते हैं और उनके कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले जो आपने पूर्व की कक्षाओं में भी सुना होगा, पूरक कोण। पूरक कोण दो ऐसे कोण जिनका योग 90 अंश होता है।
मतलब कोण 1 और कोण 2 को अगर हम उनके मानों को जोड़ दें और हमें 90 अंश प्राप्त हो जाए तो इन दो कोणों को एक दूसरे का पूरक कहा जाता है। अर्थात कोण 1 को कोण 2 का पूरक, कोण 2 को कोण 1 का पूरक कोण। जैसे बात करें कि 30 अंश का पूरक कोण कितना होगा, मतलब हुआ कि 30 में कितना जोड़ने पर आपको 90 अंश मिलेगा। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि 30 में आप कितना जोड़ेंगे, 60 अंश जोड़ेंगे, तो 30 अंश का पूरक कोण हो गया 60 अंश। तो पूरक कोण हमेशा 2 होंगे, तो एक दूसरे के पूरक कब होंगे, जब दोनों को जोड़ के 90 अंश प्राप्त हो। दूसरा युग्म है समपूरक कोण। समपूरक कोण, समपूरक कोण पूरक कोण का दुगना योग हमें देंगे। तो समपूरक कोण वे कोण होंगे जिन दोनों को जोड़ने पर हमें 180 अंश प्राप्त हो जाए। अगर हमें कोण ए और कोण बी को जोड़ने पर 180 अंश प्राप्त होता है, यदि ए कोण के मान में बी कोण के मान को जोड़ा तो 180 मिला, तो कोण ए को कोण बी का संपूरक, कोण बी को कोण ए का संपूरक। तो अगर हम बात करें कि 90 अंश का पूरक कोण कौन होगा, तो 90 में हम कितना जोड़ के 180 प्राप्त कर सकते हैं ये हमें बताना होगा। तो 90 में हम कितना जोड़ेंगे, 90 अंश में ठीक 90 अंश जोड़ेंगे। यह उस प्रश्न का भी उत्तर है कि वह कोण बताओ जो स्वयं का पूरक हो। तो 90 और 90 स्वयं का संपूरक हो, 90 और 90। ऐसे ही वह कोण बताओ जो स्वयं का पूरक हो, तो दोनों को जोड़ने पर 90 मिले और दोनों समान हो, तो वह होगा 45। अब यहाँ पर कुछ और भी आप अनुमान लगा सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर एक कोण को, मैंने 90 और 90 सबसे पहले आपको इसलिए बताया कि अगर मैं एक कोण को कम करूँगा, माना इसको मैं 90 से नीचे ले आता हूँ तो ये न्यून कोण हो गया, तो अब दूसरा क्या होगा कि ये दोनों समपूरक कोण हो जाए। तो अब दूसरा 90 से नीचे हो ही नहीं सकता, दूसरा कितना होना पड़ेगा, जितना एक घटा है 90 से 10 नीचे, 90 से 10 ऊपर। तो संपूरक कोण के युग्म में आपको हमेशा एक कोण अधिक कोण मिलेगा तो दूसरा कोण न्यून कोण मिलेगा, या फिर दोनों कितने के मिलेंगे, 90-90 अंश के, या फिर एक आपको शून्य अंश का मिलेगा तो एक ऋजु कोण मिलेगा। क्योंकि शून्य अंश का अगर संपूरक कोण पूछ दिया जाए तो शून्य में क्या जोड़ें कि 180 अंश प्राप्त हो, तो आप क्या कहेंगे, 180 अंश। तो ये विशेष स्थितियां हैं कि दो कोण बराबर भी हों, संपूरक भी हों, 90-90 के होंगे। अगर कोई न्यून कोण है तो उसका संपूरक कोण कितना होगा नहीं पूछा जा रहा है, क्या होगा, अधिक कोण होगा, समकोण होगा, ऋजु कोण होगा। तो अगर कोई न्यून कोण है तो उसका संपूरक अधिक कोण होगा, अगर शून्य अंश का कोण है तो उसका संपूरक कोण ऋजु कोण होगा 180 अंश। ये दो चीजें आपने पूर्व की कक्षाओं में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ा होगा। अब बात करते हैं अगले कोण युग्म आसन्न कोण की। आसन्न कोण ऐसे दो कोण जिनमें एक भुजा उभयनिष्ठ होती है और दोनों कोण उस भुजा के लेफ्ट राइट होते हैं। मतलब जो दोनों कोण बनते हैं उस उभयनिष्ठ भुजा के एक ही ओर नहीं बने होते हैं। तो किस प्रकार हम चित्र से इसको समझें, जैसे ए की भुजा उभयनिष्ठ होगी दोनों कोणों में, एक कोण ये और एक कोण ये। तो ये दोनों कोण, एक को मैं ग्रीन से मार्क कर दे रहा हूं और एक ही ब्लैक से मार्क है, ये दोनों कोण आसन्न कोण कहलाते हैं। अब देखो क्या है इसमें, एक भुजा उभयनिष्ठ है, माना ये ओ है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। किरणों के रूप में इसको मैं प्रदर्शित कर रहा हूं। तो
कोण AOB यह कोण और कोण COB दोनों कोण में OB किरण उभयनिष्ठ है, और एक कोण OB के बाईं तरफ बना है तो दूसरी कोण दाईं तरफ बना है। तो इस प्रकार के कोण को हम कहते हैं आसन्न कोण। तो आसन्न कोण कौन से दो कोण? जिन दो कोणों में एक उभयनिष्ठ भुजा होती है और दोनों कोण उभयनिष्ठ भुजा के एक ही ओर नहीं होते हैं बल्कि अलग अलग हो। तो आसन्न कोणों के लिए हमने लिखा ऐसे दो कोण जिनमें एक भुजा एक उभयनिष्ठ भुजा होती है और दोनों कोण उभयनिष्ठ भुजा की विपरीत दिशाओं में स्थित होते हैं। उभयनिष्ठ भुजा की लेफ्ट, उभयनिष्ठ भुजा की राइट डायरेक्शन। तो ऐसे कोण आसन्न कोण कहलाते हैं। अब अगला कोण युग्म है रैखिक युग्म के कोण, या सिंपली इसको रैखिक युग्म कोण भी कहते हैं। रैखिक युग्म के कोण, जैसा कि शब्द से पता चल रहा है, रैखिक युग्म के कोण अर्थात दो ऐसे कोण जिनसे मिलकर एक रेखा बनती हो। तो दो कोणों से मिलकर एक रेखा बनेगी कब? आप देखिए इन आसन्न कोणों को ही अगर हम देखें, OA और OC को धीरे धीरे मैं नीचे लाऊं, मतलब C बिंदु को धीरे धीरे ऐसे नीचे लाऊं कि ठीक OA के पीछे आ जाए OC, तो ये दोनों कोणों को मिला के कितना हो जाएगा? 180, और ये एक पूरी रेखा बन जाएगी। तो रैखिक युग्म को अगर हम आसन्न कोणों की मदद से समझें तो ऐसे दो आसन्न कोण जिनको जोड़कर 180 अंश आता हो, उनकी दोनों अउभयनिष्ठ भुजाएं, अउभयनिष्ठ का मतलब जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं हैं, वो भी तो उभयनिष्ठ है, OA और OC उभयनिष्ठ भुजाएं नहीं हैं, तो इनके लिए हम यूज कर रहे हैं शब्द अउभयनिष्ठ भुजा। अउभयनिष्ठ का मतलब जो उभयनिष्ठ नहीं है। तो आसन्न कोण की अउभयनिष्ठ भुजाओं के बीच में एक रेखा का निर्माण होगा कब? जब दोनों आसन्न कोण का योग 180 अंश हो जाए। तो इस स्थिति में फिर इन दोनों कोण को हम रैखिक युग्म का कोण कहेंगे। तो हम लिख देंगे रैखिक युग्म के कोण का मतलब तो ऐसे आसन्न कोण युग्म को, ये दोनों कोणों का जोड़ा आसन्न कोण का युग्म है। एक ये कोण एक ये कोण दोनों आसन्न कोण हैं, तो एक जोड़ा है। यदि इन दोनों कोणों का योग 180 अंश हो जाएगा तो ये दोनों आसन्न कोण मिलके, अर्थात यह जोड़ा मिलके एक रैखिक युग्म बनाएगा। तो रैखिक युग्म में सम्मिलित दोनों कोण जब भी आपको चित्र में रैखिक युग्म बनता हुआ दिखाई देगा, तब आप कह सकते हैं कि दोनों कोण का योग 180 अंश है। जैसे आपको कहीं पर इस प्रकार का चित्र मिलता है, ये बिंदु O, ये A और ये B और ये C, और कहा है कि BOA एक रेखा है, तब आप इन दोनों कोण को क्या कहेंगे? एक यह कोण और एक यह कोण रैखिक युग्म के कोण है, क्योंकि इन दोनों को मिलाकर रेखा बनी है ये। और ये दोनों कोण देखो आसन्न कोण हैं, क्योंकि इनमें उभयनिष्ठ भुजा है। तो ये ऐसे दो आसन्न कोण हैं जिनका योग 180 अंश हो रहा है, इसलिए ऐसे दो कोण को हम रैखिक युग्म कोण कहेंगे। और चित्र में यदि आपको इस प्रकार से इसको रेखा लिखा हुआ दिया है, तो आप कोण COA धन कोण COB बराबर 180 रख सकते हैं, क्योंकि आपको दिया है कि BOA एक रेखा है। अब अंतिम कोण युग्म जो इस अध्याय में आपके काम आना है वह है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख
दो कौन से कोण शीर्षाभिमुख होते हैं, यह चित्र के द्वारा हम समझ पाएंगे। जब भी दो रेखा या रेखाखंड एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे तब आपको चार कोण मिलते हैं। जैसे ये दो रेखाखंड ही मान लीजिए कि ये दो रेखाखंड हैं, तो हमें ऊपर प्रतिच्छेद करते हुए दिखाई देते हैं। ए बी सी डी ऊपर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो प्रतिच्छेद बिंदु पर इसको हम सिर माने तो इस पर हमें कितने कोण मिल रहे हैं? चार। 1 2 3 और ये 4। तो चार कोण का मतलब दो जोड़े हमें यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं। तो शीर्ष पर शीर्षा अभिमुख, शीर्ष पर आमने सामने जो कोण पड़ रहे हैं उनको हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो ए ओ डी के सामने ये कोण है सी ओ बी। तो एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया। तो शीर्षाभिमुख कोण का मतलब जब भी रेखाएं रेखाखंड एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो प्रतिच्छेद बिंदु पर आमने सामने के कोण को हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो माना मैं इसका नाम 1 दे दूं, इसका नाम 2 दे दूं, इसका नाम 3 दे दूं, इसका नाम 4 दे दूं, तो कोण 1 का शीर्षाभिमुख कोण है, कोण 1 का शीर्षाभिमुख कोण है कोण 3। और कोण 2 का शीर्षाभिमुख क्या है? कोण 2 का शीर्षाभिमुख कोण है कोण 4। और कभी भी अगर हम इसको प्रोटेक्टर से चाँदा से इसको मापें तो हमेशा आमने सामने के कोण बराबर आते हैं। तो कोण 1 कोण 3 के बराबर भी होगा हमेशा, और ऐसे ही कोण 2 कोण 4 के बराबर होगा। अंग्रेजी में इनको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली ओ फॉर अपोजिट, एंगल फॉर ए। शॉर्ट में इसको शीर्षाभिमुख कोण को इसलिए कभी कभी हम V-O-A यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी लिखेंगे और लिखते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि कोण युग्म के विभिन्न प्रकार आपको समझ में आए होंगे और यह सब जानकारी आपको प्रथम प्रश्नावली को हल करने में आवश्यक है।